हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। आप 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या है? देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है, आप कभी जब आपका मन करता होगा, आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे बहुत टफ लैंग्वेज है। आप किसी भी एग्जाम्पल को पढ़िए और उसके बाद उसके सोल्यूशन को देखिए, कितनी टफ लैंग्वेज होती है। यकीन मानिए, आपको ये तीनों एग्जाम्पल जो आज मैं लेने वाला हूँ 1.1, 1.2 और 1.3, इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इन तीनों एग्जाम्पल्स के मास्टर हो जाएंगे। देखते हैं वीडियो और करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। ठीक है, आप देखिए वीडियो और उसके बाद रियलाइज़ कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक मेटल स्फीयर है आपके पास, ठीक है, उस मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट। तो हम विदाउट टचिंग इट की बात करेंगे। पहले आपको मैं ये बता दूं कि कितने तरह से चार्जिंग पॉसिबल है। 3 तरह की चार्जिंग पॉसिबल होती है। पहली कौन सी होती है? रबिंग। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है कंडक्शन। तीसरी कौन सी होती है? इंडक्शन। पहला रबिंग, दूसरा आपके पास होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। अब रबिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। रबिंग में क्या होता है? 2 बॉडीज को आप आपस में रब करते हो, ठीक है। रब करने के बाद एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। अब क्वेश्चन आया, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज पहले करेगी और उसके बाद लूज हुए इलेक्ट्रॉन को कौन बॉडी एक्सेप्ट करेगी? ठीक है, क्वेश्चन बनता है। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप परफॉर्म कर चुके होंगे या कहीं पर आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको उनके बारे में स्टडी हो चुकी होगी। अदरवाइज आपको दोनों बॉडीज़ के बारे में, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, दोनों को आपने रब किया। ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसे कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि आपको पता हो चुका होगा, पहले से पता होगा कि इस बॉडी का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को पहले लूज करती है और वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। मतलब समझ में आया कि रबिंग में क्या होता है? रबिंग में एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जाते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें पहुंचते हैं वो नेगेटिवली चार्ज। सेकंड की बात करते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में ये समझिए, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा हाथ, ठीक है, ये हमारा हाथ है, ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कंडक्शन दिया। कंडक्शन मतलब टचिंग दे दी। जब टचिंग देते हैं तो क्या होता है? जो चार्ज, जैसा चार्ज इस बॉडी पे होगा, सेम चार्ज इस बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कंडक्शन प्रोसेस में वही चार्ज दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र होता है जो चार्ज बॉडी पे होता है, जो चार्ज बॉडी पे चार्ज होता है। ये हो गया कंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में अगर किसी बॉडी पे लाना है नेगेटिव चार्ज तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। समझे? अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिवली चार्ज लाना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। अगर किसी पे नेगेटिव लाना है तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लानी पड़ेगी। आपको बात समझ में आ गई? बिना कांटेक्ट के तो इंडक्शन, कांटेक्ट के तो कंडक्शन, रबिंग का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं। चलिए, बात होती है हमारी बिना टच की। बिना टच का मतलब होता है इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस बिना टच के होता है। अब बिना टच का मतलब, और यहाँ पर बात करनी है पॉजिटिवली चार्ज की, तो मैंने बताया बिना टच के हो और जो चार्ज लाना है उसके अपोजिटिवली चार्ज की कोई रॉड उसके पास लाइए। उसके पास मतलब स्फीयर दिया है तो स्फीयर के पास लाइए। जरा देखिए, ये हमारे पास क्या है? एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है और कहाँ रखा है? इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है? मुझे इसको करना है कैसा? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। 5 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ और बहुत आसान। जब आप एनसीईआरटी से इसको मैच करेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। और आप बहुत सारे वीडियोस को देखिए, बहुत सारे वीडियोस को देखिए, फिर कंपेयर करिए, क्या ये बेस्ट है, क्या ये बेस्ट है? कमेंट जरूर करिए। चलिए बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये एक अनचार्ज मेटल स्फीयर है और इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, ठीक है। मुझे इसको करना है कैसा? मुझे इसको करना है पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या इसके पास लेके आना है? मुझे इसके पास लेके आना है नेगेटिवली चार्ज बॉडी को, ठीक है। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम इसके पास लेके आ रहे हैं। ये एक
नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम इसके पास लेके आ गए। तो इसके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या है, चार्जेस हैं। ये कौन से चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, इसके अंदर होने वाला है चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कैसी है ये, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर है, तो इसके पास चार्जेस का हो गया रिडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 6 चार्ज हैं, तो मैं भी यहाँ पर देखिए ये होता है अट्रैक्शन की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये तो अनचार्ज मेटल स्फीयर है, इसका मतलब क्या है, इसके पास चार्जेस नहीं है न्यूट्रल है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं। यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज आए हैं, तो इधर 6 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो इधर 6 नेगेटिव चार्ज भी आ जाएंगे, आ गए। अभी बैलेंस है, अभी भी न्यूट्रल है ये। इसके पास एक रॉड लेके आए हैं हम, ये रॉड हमारे पास हो गई नेगेटिवली चार्ज रॉड हो गई। अब क्या हुआ, हमको तो करना है इसको पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसा क्या करें कि इसके पास से नेगेटिव गायब हो जाए। तो नेगेटिव गायब करने का सिर्फ एक तरीका है, बढ़िया तरीका है, ऐसा नहीं, ठीक है। इसकी ग्राउंडिंग कर दीजिए। क्या करिए, ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंडिंग करोगे तो वो अर्थ में चले जाएंगे। अर्थिंग करना, ग्राउंडिंग का मतलब अर्थिंग करना, ठीक है। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए इस रॉड को आपको इसके पास रखना पड़ेगा, हटा मत लेना। तो इस रॉड को इसके पास रखे हैं हम, ठीक, रखे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज थे, इधर क्या थे, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, जैसे ही इसको आप ग्राउंडिंग करोगे, क्या करोगे, ग्राउंडिंग करोगे, इसकी अर्थिंग कर दोगे। जब आप अर्थिंग करते हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ये माइनस वाले चार्जेस, ये क्या होंगे, बाहर जाने लगेंगे। बाहर का मतलब अर्थ में जाने लगेंगे। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थे वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, अर्थिंग को हम हटा देंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जरा देखिए, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज जमा रहेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो रॉड है आपके पास, चार्ज नेगेटिवली चार्ज रॉड है, वो यहाँ पे आपने रख रखी है। जब इसको रखोगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज इसी सिरे पर जमा रहेगा, एक्यूमुलेट रहेगा। अब आप इस रॉड को भी हटा दीजिए। जब आप इस रॉड को भी हटा दोगे तो क्या होगा, जैसे ही इसको हटाओगे तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, इस पर स्प्रेड हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यूनिफॉर्मली मैं बना ही दूँ, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये थ्रू आउट इस स्फीयर पर ये ओवर द स्फीयर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो मुझे करना भी था यही कि पॉजिटिवली चार्ज लाना था बिना टच के। तो क्या एक्सप्लेनेशन लिखना है, जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चार्जेस सारे इधर जा रहे थे, तो ये यहाँ पर क्या होना है, इनको नहीं दिखाना है मुझे, इनको हटा ही देता हूँ मैं। देखिए ये सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए, यहाँ पर दिख रहे थे, और जैसे ही ग्राउंडिंग करी तो ये चले गए अर्थ में। उसके बाद देखिए अर्थिंग हटा दी मैंने, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से ये रॉड भी हटा दी यहाँ पर, तो ये स्टेप आ गए। कितने स्टेप हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप। इसको एक्सप्लेनेशन कैसे देना है जरा देखिए। हमारा एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, टेक हमारा एक्सप्लेनेशन का पहला जो स्टेप है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा, इसको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। टेक अ अनचार्ज मेटल स्फीयर ऑन insulating स्टैंड। तो एक बात तो आपको पहले फिगर में दिखाई पड़ गई, इसको हम लिख सकते हैं किससे, फिगर ए से। ये हमारे पास फिगर ए हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरे में हमने क्या किया है, हमने ब्रिंग करी है नेगेटिवली चार्ज रॉड को, ब्रिंग नेगेटिवली चार्ज रॉड क्लोज टू स्फीयर। आ गया। फिर क्या हुआ, एंड हेंस पॉजिटिव एंड
नेगेटिव चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ से क्या हो गया, जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो आप, कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड। इसको आपने ग्राउंड से कर दिया। ग्राउंड से क्या होगा करने से, जो यहाँ पर ड्यू टू रिपल्सन क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सन की वजह से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे, अर्थ में जाएंगे। ड्यू टू रिपल्सन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लोज टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड में जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगली बार क्या हुआ, जाना शुरू कर दिया। जब चले गए सारे, इस रॉड को रखे रहेंगे इसके पास, जिससे कि इस नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं, अर्थ में चले जाएं। चले गए, अभी भी रखे हैं। आप क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, डिस्कनेक्ट द अर्थिंग, डिस्कनेक्ट द स्फीयर फ्रॉम ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कहिए या अर्थिंग कहिए, बात एक ही है, अर्थिंग। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब आओ देखोगे यहाँ पर तो क्या होने वाला है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फीयर। तो आप देख रहे हो इतना सारा जो आपने लिखा है, इस फिगर में जो देखा है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बहुत आसान सी लैंग्वेज में है, मैंने लिख दिया। फिगर नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो B है, और ये फिगर नंबर आपके पास C है, और इसके लिए लिख सकते हो ये फिगर नंबर कौन सा है, फिगर नंबर है ये D है, और ये फिगर नंबर कौन सा है, फिगर नंबर E है। तो ये पांचों फिगर के बारे में ये इसका एक्सप्लेनेशन है, और इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल का जो इजी सॉल्यूशन है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। इसको स्क्रीन को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की 1.2। अब आपके पास एग्जाम्पल है 1.2। करना क्या है क्वेश्चन में, इफ 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body per second। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन है जो मूव आउट होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ये बॉडी से इस बॉडी में जा रहे हैं पर सेकेंड। कितने, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। दूसरी बॉडी पर देखिए 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एक कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में या एक कूलम चार्ज दूसरी बॉडी में कलेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये है, आपको इतना समझना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देखो बहुत टफ है, ये भी बहुत टफ है, आसान बना दूंगा आपके लिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकेंड। ना भी दिया होता पर सेकेंड तो क्या मतलब, पर सेकेंड देने से केवल एक आपको एक गाइडलाइन दे दी कि आगे फर्दर करना क्या है। अभी तो फिलहाल ये पता होना चाहिए आपको कि क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, एडिटिविटी होती है, क्वांटाइजेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, इनवेरिएंट ऑफ चार्ज होता है। फेमस है सब सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कब यूज़ करते हैं, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो, इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकल के इस बॉडी में जा रहे हैं। सपोज करिए इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले 10 to the power 9 और इस बॉडी पर पहुंच गए। इसका मतलब है इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन इसमें गए तो चार्ज कितना गया।
देखिए एक बात आपको मैं बता दूं और आपके नॉलेज के लिए, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो साथ ही साथ मास का भी ट्रांसफ़र होता है। मास भी ट्रांसफ़र होता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो मास क्या ट्रांसफ़र नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या गिवन है? आपको सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन देखना है। यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी पर सेकेंड। कितना दिया गया है? वो आपको दे दी गई वैल्यू, n की वैल्यू दे दी गई 10 की पावर 9, ठीक है, n की वैल्यू दे दी गई। तो यहाँ से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी बॉडी को निकाल सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? ट्रांसफ़र चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body in 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड कहिए या पर सेकेंड कहिए, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी मालूम है, तो चार्ज का ट्रांसफ़र निकालना आसान है। कैसे निकालना है? अकॉर्डिंग टू फिर आपको बताता हूँ। 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। उन 5 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, किसकी? चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आ जाएगा यहाँ पे? कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू आ जाएगा NE, ठीक है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर 9। E क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1.6 10 की पावर -10 कूलम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इतने कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में लगता है 1 सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, तो इसका मतलब चार्ज कितना जा रहा है? चार्ज इतना जा रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ लिखा जाएगा। हेंस 1.6 10 की पावर -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना हो गया? 1 सेकेंड हो गया। मतलब इतने कूलम चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी बॉडी में कितने टाइम पे? 1 सेकेंड में। तो 1 कूलम चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा? तो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना टाइम लगेगा? तो 1 कूलम चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? 1/1.6 10 की पावर -10। आगे क्या रहेगा? सेकेंड। तो इसको और बना लीजिए, तो ये आ जाएगा 1.6, ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 10, यहाँ रहेगा सेकेंड। पॉइंट हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10/1, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 10, ये आ जाएगा सेकेंड। और आसान करिए इसको, क्या आ जाएगा? इसको कर दीजिए 100 और यहाँ कर लीजिए 10 की पावर, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 9, ठीक। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया आपके पास 16। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना मिल जाता है? इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है 6.25 10 की पावर 9। अब यहाँ से भी डेसिमल हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 625 10 की पावर 7 सेकेंड आ गया, ठीक। तो 1 कूलम इज इक्वल टू आपको मिल गया 625 10 की पावर 7 सेकेंड। मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो 1 कूलम चार्ज पहुंचने में इतने सेकेंड लगेगा। क्या ये छोटी वैल्यू है? क्या ये छोटी वैल्यू है? आप देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है कितना? यहाँ पे लिखा है 6.25 10 की पावर 7 सेकेंड लिखा हुआ है। तो छोटी वैल्यू तो है नहीं है।
देखिए ये बड़ा अमाउंट है, तो अब ये चार्ज 1 कूलम चार्ज भी बड़ी यूनिट है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें जैसा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है, ईयर में बताइए। ईयर में कैसे बताया जाए? अगर मैं सेकेंड को मिनट में चेंज करूं, सेकेंड को मिनट में चेंज करूं तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आर में लिखूं तो 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेज में लिखूं तो 24 इंटू 60 से करना पड़ेगा। ईयर में लिखूं तो 365 इंटू 24 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या होता है, 1 ईयर इक्वल टू होता है 365 इंटू 24 इंटू 60 ये हो जाता है सेकेंड। तो ये जो 1 ईयर की वैल्यू है कितनी आती है? ये आती है 3153600 सेकेंड आती है। कितनी आती है? सेकेंड आती है। तो इसको लिखा जा सकता है 3.153 10 की पावर 7 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 1 सेकेंड की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 सेकेंड इक्वल टू आएगा 1/3.153 10 की पावर 7 और आगे आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा ईयर में, ये आ जाएगा ईयर में। तो ये वैल्यू भी आप याद रखोगे और जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जरा देखिए, 1 कूलम इक्वल टू 625 इंटू 10 की पावर 7 और नीचे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड की जगह पे, जब सेकेंड की जगह पे ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3153 10 की पावर 7, ये आ जाएगा ईयर में। तो इसका जो आंसर आता है 1 कूलम इक्वल टू, ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो नियरली 198 ईयर आता है। कितना आता है? 198 ईयर। यही एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। तो होपफुली आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। छोटा सा कंसेप्ट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होने पर चार्ज को काउंट किया जा सकता है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जो चार्ज आया है वो 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहे थे। तो यहाँ पे चार्ज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है 1 सेकेंड में वो निकाल लिया। अब उसी को हमने ईयर में बना दिया, तो 1 कूलम चार्ज स्टोर होने पर दूसरी बॉडी में इतना टाइम लगेगा क्योंकि चार्ज बड़ी यूनिट है, इसलिए हमने इसको ईयर में लिखा हुआ है। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.3 की। दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3। अब आपके पास एग्जाम्पल आ गया है 1.3। इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब थोड़ी सी यहाँ कम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप एनसीईआरटी को देखिए, उसमें ये देना चाहिए कम से कम एटलीस्ट कि एक कप में कितना अमाउंट वाटर का आ रहा है, क्योंकि अलग अलग से कप होंगे। मैंने भी एक देखिए कप बना दिया हुआ है, इसमें वाटर फिल कर दिया है और वाटर कितना है जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है मैंने उतना लिया हुआ है। कितना लिया है? 250 ग्राम। जबकि ये क्वेश्चन में देना चाहिए कि 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है कि 250 ग्राम है। उसमें लिखा हुआ है एज्यूम दैट, ऐसा कंसिडर किया गया है कि 250 ग्राम है। देखिए मैं आपको जैसे दिखाऊं, मेरे पास जैसे ये कप है। अब इस कप का एक अपना एक अलग अमाउंट आ रहा है। कोई हो सकता है छोटा कप हो, उसमें कम अमाउंट आ रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि 250 ग्राम ही हो, बट क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 250 से ही बताया गया है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। 250 लीजिए या 100 लीजिए या 50 लीजिए, वॉट एवर डजेंट मैटर, कंसेप्ट समझिए। पहले तो एक चीज़ आप मान लीजिए कि कितने अमाउंट का वाटर इस कप में है, कंसीडर, ठीक है, कंसीडर। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। एक्चुअल जो मीनिंग है इस क्वेश्चन की वो है क्या, बता दूँ पहले बता दूँ। चलिए बता देता हूँ, फिर मैं कंसिडरेशन लेता हूँ। बताना मुझे ये है कि जैसे मैंने कप आपको दिखाया, ये कप आपको मिला, ठीक है। इस कप में कितने मॉलिक्यूल है वाटर की, आप ये निकाल लीजिए और साथ में ये निकाल लीजिए कि एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है। टोटल आपको चार्ज मिल जाएगा। देखिए जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो आप मैग्नीट्यूड निकालिए, बोल दीजिए कि इतना ही चार्ज पॉजिटिव है, इतना ही नेगेटिव है। क्या कहा मैंने? एक कप मैंने वाटर ले लिया, इस कप में वाटर के कितने मॉलिक्यूल, ठीक,
ये निकालिए पहले, और फिर ये निकालिए कि एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आपका टोटल आंसर आ जाएगा, क्योंकि Q = A नहीं होता है। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो निकालिए कि एक कप ऑफ वाटर में है कितने, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कंसीडरेशन क्या आ गया, हमारे पास कंसीडरेशन ये आया कि सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, लेट मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, मास ऑफ, लेट मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। इतना हमको कंसीडरेट करना है एज पर NCERT। ये हमको गाइडलाइन दे दी गई, इतना तो आप मान लीजिए, मानने के लिए हम फ्री हैं, कुछ भी माने, ठीक है। 250 ग्राम ले लिया। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन में ना थोड़ी सी आपकी पकड़ होनी चाहिए केमिस्ट्री की। अब पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए। अगर आपका हाथ तंग है, आप केमिस्ट्री आपको डराती है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, करना क्या है आपको यहाँ पे चाहिए ये हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड क्या करना है आपको, ये फाइंड करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल, ऐसा लिख दो, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज। ऊपर भी मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे निकालते हैं, Q = निकालते हैं NE से। E क्या होता है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है N क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये, और होता है चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल। ये क्या चीज़ है, चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल। सिर्फ इतनी बात निकालनी है आपको सिर्फ निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल कप में है। मतलब एक कप वाटर लिया है तो एक कप वाटर में कितने मॉलिक्यूल वाटर के हैं और एक मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है। दोनों चीज़ निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिल जाएगा, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसी के लिए हमें काम करना है। तो मैंने क्या निकाला, पहले ये निकाल दिया, फिर मैं निकालता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जरा देखिए। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्योंकि वाटर होता है H2O, तो H2O में जरा देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, यहाँ पे H2 है तो क्या आएगा 1 × 2 आएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 आ जाएगा टोटल। ये 18 ग्राम आपको मिल गया, ये मॉलिक्यूलर मास आपको मिल गया। अब यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल, इन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ लिखा जा सकता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम। जो 18 ग्राम आया है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, वही हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल। और 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 18 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 18 ग्राम में हो जाएंगे इतने, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम कितना आएगा, 1 ग्राम आएगा तो 6.02 10⁻23 और डिवाइड बाई 18, इतने मॉलिक्यूल आ गए। ठीक,
अब मुझे निकालना है 250 ग्राम में, क्योंकि जो कप में वाटर है वो 250 ग्राम का है। तो 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल आएंगे? तो देखा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम, तो क्या आएगा 6.02 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 18 इंटू 250। और जब इनको सब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाता है? इनको सॉल्व करिए आप। सॉल्व जब आप करते हैं तो आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिल जाता है 3.65 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। कितने? 83.65 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल आपको मिल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। क्या मिल गया? यहाँ से मैं ले सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 कप ऑफ वाटर, इन 1 कप ऑफ वाटर। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आपको मिल गई 83.65 10 की पावर 23। ये आ गए इतने मॉलिक्यूल, ये हो गए मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल आपको मिल गए। अब क्या चाहिए? एक मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है निकाल देते हैं उसको भी। जरा देखिए H2O कंटेन्स, यहाँ मैं स्टार बनाता हूँ, जरा देखिएगा क्या है। H2O कंटेन्स 1 एटम, देखिए 2 एटम ऑफ H कंटेन्स 2 H एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। कितने एटम कंटेन करता है? ये करता है, देखिए 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है और 2 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या होता है? ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए? दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। इसका मतलब ये हो गया कि H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ये बात समझ में आई? H2O में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन कैसे आए? क्योंकि H2O बनता है 2 हाइड्रोजन एटम से और एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ऑक्सीजन एटम क्या होता है? ऑक्सीजन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। तो क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 प्रोटॉन यहाँ के और 8 प्रोटॉन यहाँ के, तो 10 प्रोटॉन हो गए। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन पाए जाते हैं किसमें? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो मुझे चाहिए क्या? चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ क्या लिखा था मैंने? यहाँ लिखा था चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल। किसका? वाटर का। यहाँ लिखा जाएगा हेंस चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो E की वैल्यू है कितनी आ गई? E की वैल्यू आ गई 10। अब चाहे 10 प्रोटॉन लिखिए चाहे 10 इलेक्ट्रॉन लिखिए, 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज कितना होता है, तो ये तो E की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? E की वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। जरा देखिए, इसका मैं लिख सकता हूँ क्या? इसका मतलब है ये E की वैल्यू आ गई। E की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ से E की वैल्यू लिख सकते हो कितना? 10 इंटू और 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो ये E की वैल्यू आ गई।
यहाँ से n निकाल लिए थे और यहाँ से e निकाल आया। अब निकालना है कितना, निकालना है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो दोनों तो इक्वल ही है ना, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ, एक का जो होगा वही दूसरे का होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आया, N की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 83.65 10 की पावर 23, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू 1.6 10 की पावर -19। और जब इसको ओवरऑल हम सॉल्व करते हैं तो Q की वैल्यू हमें मिल जाती है 1.34 10 की पावर 7 कूलम। ये इसके पास आंसर आ जाता है। और यही इक्वल टू किसके होता है, यही इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन जो कन्वे करनी चाहिए थी क्वेश्चन में NCERT टेक्स्ट बुक में वो नहीं है। पहली तो ये कि कितने ग्राम वाटर है कप में, ये गिवन होना चाहिए। अदरवाइज सबका आंसर ये अलग अलग आएगा, सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा। हमारा तो आंसर अभी किसको 250 ग्राम लेकर चल रहे हैं, जैसा NCERT में दिया गया है 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम आ चुका है। होपफुली आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये वीडियो आपको YouTube पर कहीं भी सर्च करिए, सबसे ईजीएस्ट होने वाला है। और वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप ये रियलाइज़ करेंगे, 100% रियलाइज़ करेंगे कि शायद तो हटा ही दूँ, कन्फर्म है आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।